साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके यूनिक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में रेलवे के एग्जाम और एसएससी जीडी के एग्जाम और साथ ही साथ आपके और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम आने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने मैथ का एक सीरीज शुरू किया है, जिसका आज पहला सेट हम लोग करेंगे। इसमें वही क्वेश्चन लिए गए जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यह प्रश्न पत्र आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 में इकाई का अंक है। मतलब इसमें बताना है कि हमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछे तो केवल आप इकाई वाले अंक से मतलब रखिए। किससे मतलब रखना है हमें? केवल इकाई वाले अंक से। संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, पर हमको मतलब किससे रहेगा? बस इकाई वाले अंक है। गुणा का निशान है तो सबका गुणा करते जाइए। देखिए 4 में 8 का गुणा करेंगे, 4 8 कितना होता है? 32। इसमें भी 32 है, तो 32 का क्या होगा आपका? इकाई दहाई, 2 अंक आ गए। अब हमको मतलब किससे? सिर्फ इकाई अंक वाले। तो इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो 2 को ले लीजिए। फिर इस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा आपका? 8 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। फिर उसके बाद इस 8 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 8 गुणे 6 करेंगे तो 48। अब 48 में इकाई का अंक क्या है? 8। यानी इस पूरी संख्या का गुणा अगर करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 8। तो पहले का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक क्लब की महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में और शामिल हो गई, तो बताइए और इनका अनुपात कितना हो गया? 5:2 हो गया। तो बताना है कि अब इस समय वर्तमान में क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कोई क्लब है हमारा, उसमें महिलाओं और पुरुषों यानी मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात कितना है? नहीं, फीमेल और मेल दिया है, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया है ना। तो फीमेल और मेल इनकी संख्या का अनुपात कितना है? 3:2 यही दिया है ना, 3:2। अब कह रहा है कि हाल ही में 300 और महिलाएं यानी जो फीमेल है ये कितना और शामिल हो जा रही है? 300 और अगर शामिल हो गई तो जो अनुपात नया वाला बन जा रहा है वो कितना बन जा रहा है? 5:2। ठीक। तो बताने कि अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए पहले वाला अनुपात था वो 3:2 था, और देखिए उसमें 300 महिलाओं को शामिल किया गया, तो महिलाओं का ही संख्या कितना हो गया? 5:2। पुरुषों की संख्या में कोई भी वृद्धि हुई नहीं, कोई भी वृद्धि नहीं हुई, यानी कि जो भी वृद्धि हुई वो केवल महिला में वृद्धि हुई है। ठीक है। तो यही अनुपात से देख लीजिए, अनुपात पहले कितना था? यहाँ पे 3 यूनिट था फीमेल का अनुपात, अब कितना हो गया है? 5 यूनिट हो गया। यानी जो अनुपात में वृद्धि हुआ वो कितने यूनिट का हुआ है? तो वो वृद्धि हुआ है आपका 2 यूनिट का। कितना वृद्धि हुआ है? 2 यूनिट का। और इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300। देख लीजिए जैसे पहले अनुपात 3:2 था, अब बाद में कितना बन गया? 5:2। पुरुषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि जो भी वृद्धि हुई महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई हैं। तो देखिए कितने अनुपात में ही वृद्धि देख लीजिए, तो यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो वृद्धि कितनी की हुई? 2 यूनिट की। और इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 300/2 यानी कि 150। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 150। अब तो इस समय देख लीजिए क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 गुणे 150, यानी कि आपका आ जाएगा 750। यानी वर्तमान में जो क्लब में महिला सदस्यों की संख्या है वो कितना है? 750। अगर आपसे पूछता है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 2 में गुणा कर दे तो 300 आपके कितने थे? पुरुष सदस्य कितने थे?
300 मेल सदस्य थे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। कोई एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा जो कॉमन है उसको क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। उसके बाद देखिए अनुपात में कितने की वृद्धि हुई और एक्चुअल संख्या में जितने की वृद्धि है उसको एक्चुअल संख्या के बराबर करके सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। यानी कि कोई दो लोग हैं, श्वेता और हरीश, इन्होंने 28,000 रुपए में 28,000 रुपए में एक प्रोजेक्ट पूरा किया। इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 दिन, कितने दिन, 20 दिन, और हरीश ने 30 दिन कार्य किया। यानी कि जो श्वेता ने काम किया वो 20 दिन और हरीश ने काम किया 30 दिन। और उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो बताना है कि श्वेता का हिस्सा कितना होगा इसमें से। ठीक है, चलिए जैसे है कि कोई जैसे काम लिए हैं, दो लोग मिलके वो 28,000 रुपए में लिए हैं, उसमें एक आदमी 20 दिन काम कर रहा है, दूसरा 30 दिन, और उनकी मजदूरी का अनुपात भी दिया है कितना, 5:6। तो बताना है उसमें से पहले वाले यानी श्वेता का हिस्सा कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल, देखिए श्वेता है, कोई इंसान श्वेता है और एक इंसान है हरीश, इनकी मजदूरी का अनुपात कितना है, 5:6। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो श्वेता का एक दिन का मजदूरी है वो 5x है और हरीश का एक दिन का मजदूरी कितना है, 6x है। ठीक, श्वेता ने काम कितने दिनों तक किया है, इसने काम किया है 20 दिनों तक, और इसने काम कितने दिनों तक किया है, 30 दिन। श्वेता ने 20 दिन काम किया है, हरीश ने 30 दिन काम किया है। देखिए अनुपात में दिया होता है ना, तो अनुपात में जैसे 5 और रेशियो तो इक्वल, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं होता है, अनुपात में दिया होता है, इसीलिए आप x से या k से गुणा कर लीजिए, मतलब कोई भी वेरिएबल लेके या कोई चर लेके कि उनका एक दिन का मजदूरी इतना होगा। ठीक है, क्योंकि और कंडीशन दिया होता है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम श्वेता का कितना माने हैं 5x और हरीश का माने एक दिन का मजदूरी 6x। तो देखिए अगर श्वेता 20 दिन तक काम करेगी तो उसका टोटल मजदूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टोटल इनकम, मतलब टोटल उसका इनकम कितना होगा एक का। तो देखिए अगर एक दिन का 5x है, अगर 20 दिन तक काम करेगी तो टोटल कितना हो जाएगा उसका मजदूरी, तो 20 गुणे 5x कितने के बराबर हो जाएगा, ये 100x के बराबर। वही हरीश है 6x उसका एक दिन का मजदूरी और उसने 30 दिन तक काम किया, तो इसका टोटल मजदूरी कितना हो जाएगा, 30 गुणे 6x यानी कि 3 6 18, 180x हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो श्वेता की मजदूरी आ गई वो 100x आ गई और हरीश का मजदूरी वो 180x आ गया। देखिए टोटल कितना है, टोटल पैसा श्वेता और हरीश को मतलब कितने में प्रोजेक्ट लिए हैं, टोटल 28,000 में। यानी ये जो 100x और प्लस 180x है, इसी के वैल्यू किसके बराबर है, हमारा 28,000 के। यानी इन दोनों का मजदूरी जोड़ दीजिए, श्वेता और हरीश, तो कितना हो जाएगा आपका मजदूरी, 100x प्लस 180x, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 280x। और यही 280x किसके बराबर है, हमारा 28,000 रुपए के, किसके बराबर 28,000 रुपए के बराबर। देखिए जीरो से क्या हो जाएगा आपका, जीरो कट जाएगा, 28 से 28 कट गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 100। तो श्वेता की टोटल मजदूरी कितनी है, 100x है कि नहीं है, यहां से देख लीजिए। तो जो ये आपका श्वेता है उसकी मजदूरी कितनी है, उसकी मजदूरी है 100x, यानी कि 100 इंटू 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। यानी कि जो श्वेता है उसकी मजदूरी कितनी आई 10,000, हरीश का पूछा होता तो उसका होता 18,000। इसी तरह निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में, कितना उसका मासिक इनकम है या जो मंथली इनकम है 45,000 है, उसमें से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करता है और 2/6 भाग भोजन और अन्य जरूरतों पर खर्च करता है, और वेतन का शेष भाग उसके बचत में जाता है। तो बताना है कि बचत की जो है वो धनराशि कितनी होगी। तो देखिए जो हरीश है उसका मंथली इनकम कितना दिया है हमें, उसका मंथली इनकम है 45,000 रुपए, कितना है
45,000 रुपए जो एजुकेशन पे यानी शिक्षा पर खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/3 भाग, यानी कि 45,000 का 1/3 भाग वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो 1/3 भाग 45,000 का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 15,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए शिक्षा पे हो गया। अब बच रहा है भोजन और अन्य यानी कि फूड एंड अदर एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च कर रहा है वो, फूड एंड अदर एक्सपेंडिचर पे 2/6 भाग, यानी कि 45,000 का भी 2/6 भाग आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो देखिए 2/6 भाग करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ये भी कितना आ गया लगभग आपका, लगभग का एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, ये भी आ गया आपका 15,000 रुपए, ये भी आ गया। ठीक, तो देखिए दोनों खर्च कितने हो गए, उसका जो खर्च है टोटल, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, 15,000 प्लस 15,000, यानी टोटल उसका खर्च कितना हो गया 30,000। तो जो बचत होगा वो कितने हो जाएंगे, ये जो बचत होगा उसका वो कितना होगा आपका 45,000 माइनस 30,000 कर लीजिए, तो बचत आ गया उसका कितना 15,000 रुपए, यानी इसका जो मासिक बचत है वो कितना है आपका 15,000 रुपए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखिए पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 185 किमी की दूरी पर दो बसें मुख्य सड़क पर विपरीत बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली बस 35 किमी चलती है और दाएं मुड़ती है और 17 किमी चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 42 किमी चलती है और मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ती है। उस बीच एक मामूली खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किमी चली है। बताइए कि इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए ये कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ का मिक्सअप है। तो क्या दिया है कि दो बसें हैं, सपोज कर लीजिए एक बस इस बिंदु पे है, दूसरी बस इस वाले बिंदु पे है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है आपका, यहाँ पे सपोज कर लीजिए पॉइंट बी है। एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन करिएगा जैसे हम कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, पॉइंट माने रहेंगे तो आराम से हो जाता है सोल्व, नहीं तो क्या होता है अगर बिना पॉइंट के करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा बस इधर चला है कौन सा उधर। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए पे एक बस ए चल रही है, पॉइंट बी से मतलब दूसरे पॉइंट से बस बी चल रही है। अब दिया है कि दोनों के बीच का दूरी देखिए कितना दिया है, वो दिया है आपका टोटल 185 किमी। कितना दिया है 185 किलोमीटर दिया है। ठीक है 185 किमी। अब दिया है कि पहली बस जो है, मान लीजिए बस ये वाला पहला बस है, पहले 35 किलोमीटर तक चल रहा है तो इधर बढ़ेगा। तो सपोज कर लीजिए इधर कितना हुआ, वो 35 किलोमीटर चला। यहाँ पे मान लीजिए ये कितना चला 35 किमी चला। देखिए अगर कभी भी आप कॉपी पे इस तरह बनाइए तो पहले 4 डायरेक्शन का ध्यान रख लीजिए। ठीक, इधर आपका ईस्ट होता है, यानी कि इधर क्या होता है पूर्व होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। वेस्ट का मतलब इधर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा। ऊपर की ओर आपका क्या चलेगा, ऊपर की ओर चलेगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ या इधर उत्तर हो जाएगा, और नीचे आपका दक्षिण या सदर्न। ठीक, तो देखिए इधर किधर बढ़ रहा है, पूरब दिशा की ओर पहला वाला बस चला 35 किलोमीटर चला। अगर कोई चीज पूरब दिशा की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर होता है, राइट वाला पोर्शन नीचे होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसका लेफ्ट वाला मतलब जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा, राइट वाला पोर्शन दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दाहिना याद करने का आसान तरीका होता है, दक्षिण की ओर दाहिना रहेगा, उसका जस्ट अपोजिट बाया उत्तर की ओर। ठीक, तो वही चीज है, पहला बस 35 की चला फिर दाएं ओर मुड़ा था, यानी राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा तो इधर मुड़ेगा, राइट ओर मुड़ा और कितना चला 17 किलोमीटर। सपोज कर लीजिए ये कितना चला 17 किलोमीटर। तो देखिए इधर राइट वाला है तो इधर ही राइट वाला डायरेक्शन होगा उसका, इधर लेफ्ट वाला डायरेक्शन। ठीक है, फिर कह रहा है 17 किमी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 42 किलोमीटर, फिर लेफ्ट साइड मुड़ा और इधर से कितना चला ये आपका 42 किलोमीटर चला। कितना चला ये
42 किलोमीटर चला। अभी भी लेफ्ट इधर है, राइट इधर हो गया है, ठीक है। लेफ्ट राइट का सिंबल बनाते रहे, इससे क्या होता है ना, आप भूलेंगे नहीं कि किधर मतलब किधर मुड़ना है किधर नहीं। एल आर ही तो लिखता है, लेफ्ट को मतलब बाएं को एल से, राइट को आर से लिख दीजिए। इससे क्या होता है ना, किधर बस घूम रहा है या कोई भी इंसान घूम रहा है, इससे रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत आसानी होती है सॉल्व करने में। आप दूरी लिखते जाइए, साथ में डायरेक्शन भी लिखते जाइए। हाँ, इधर इसका बायां होगा, इसका इधर इसका दाहिना होगा। इससे क्या होता है कि आप भूलेंगे नहीं कि किधर मोड़ना है किधर नहीं। तो अभी देखिए उसका लेफ्ट साइड उधर है, राइट साइड इधर है। अब देखिए 17 किमी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 42 किमी तक चल गई और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ती है। यानी मुख्य सड़क इसका ये वाला है, मुख्य सड़क ना, यही ना मुख्य सड़क है। तो इधर जाएगा तो इधर मान लीजिए इधर कहीं पे यहाँ पे गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा दिशा में मुड़ती है, उस बीच मामूली खराबी करो जो दूसरी बस है केवल 36 किलोमीटर। यानी ये वाली जो बस है वो इधर से कितना बढ़ी बस, 36 किलोमीटर। कितना बढ़ा, 36 किलोमीटर। तो बताना है कि दूसरी बस, तो इस बिंदु पर यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच जो बसों की दूरी होगी वो कितनी होगी, यानी ये वाला दूरी हमें बताना है। तो सीधा सीधा देख ले, ये कितना चला है, 36 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला है, ये इधर 35 किलोमीटर चला और इसी डायरेक्शन में कितना चला है, 42 किलोमीटर। ये 17 वाले दूरी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीधा डायरेक्शन पूछा है। तो बस इन तीनों को जोड़ के 185 से घटा दीजिए। तो देखिए 35 और 42, यानी 35-42 कितना हो जाएगा आपका, 77 किलोमीटर। 35 और 42 77 किलोमीटर। 77 किलोमीटर में और 36 किलोमीटर जोड़ दीजिए आप, तो 77 प्लस 36, तो यहाँ से हो जाएगा 7 13 और 7 3 10 और 1 11, यानी टोटल दोनों के बीच में दोनों बस द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, 113 किलोमीटर। तो बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा, तो 185 माइनस 113 कर दीजिए, तो 5 माइनस 3 आपका 2 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, यानी कि टोटल दोनों बसों के बीच का दूरी कितना बचेगा, ये आपका 72 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला चीज याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट रखने का। इससे रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको बाएं दाएं घूमने में ना ऐसे दूरी लिखते, साथ में उसका डायरेक्शन भी लिखते रहिए। इससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम, और इससे बहुत मदद मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम कितना है, 231 है। तो बताना है छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। इन दोनों को मान लीजिए दोनों का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:7 दिया है। तो पहली संख्या मान लीजिए 3 के है, बी दूसरी संख्या वो कितना है, 7 के। अब देखिए जब भी एलसीएम दिया होता है, दो संख्याओं का अनुपात देके एलसीएम दे दे, तो क्या करते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, बाकी जो बच रहा है सबका गुणा कर दीजिए, वही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। तो ए और बी का एलसीएम इस केस में हम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ ए और बी अगर हम लोग लेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 3 गुणे 7 और गुणे के। ऐसा नहीं कि के और के 2 बार गुणा कर दीजिए। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेते हैं और साथ में जो बचता है बस उसको ले लेते हैं। तो इस तरह से कर देंगे। तो देखिए 3 7 और के, यानी कि 3 गुणे 7 गुणे के, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 231 दी है। तो काट दीजिए, 3 से काटिए तो 3 7 21, 2 और 1, 3 7 21। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 11 बार में कट जाएगा, यानी जो के की वैल्यू आई वो कितनी आई, 11। अब छोटी संख्या कौन सी है, 3 के है, यानी ए की वैल्यू 3 और गुणे के, और यानी कि 3 गुणे 11 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 33। यानी जो छोटी वाली संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी, 33 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कितना है, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो बताइए लाभ और हानि का प्रतिशत कितना होगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन, तो मान लीजिए जो वस्तु है क्या है, सपोज कर लीजिए कि कोई भी क्या है, यहाँ पे कोई भी एक वस्तु है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य अपने से अगर भी मानना हो तो हमेशा कितना मानिए, 100x। 100x मानने से क्या होता है कि जो भी परसेंटेज में कम बेसी करना होता है सीधे आप कर लेंगे।
ज्यादा काट पीट का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, वहीं x मानेंगे तो फिर 0.75 ऐसे ऐसे आएगा ना, इस वजह से 100x ले लीजिए तो सीधा सीधा वैल्यू रहता है। तो मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य 100x है, तो दिया है वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि वस्तु का, इसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य इसी का 75, अंकित मूल्य का 75% है, तो इसी का 75% निकाल देंगे तो 100x गुणे 75 और प्रतिशत का साइन हटता है तो 100 नीचे चला जाता है, तो 0 0, यानी कि जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया 75x। ठीक है, अब दे रहा है यदि 15% की छूट दी जा रही है। अब छूट किस पे दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है, कभी भी छूट या कुछ भी क्रय मूल्य पे नहीं दिया जाता है। नहीं तो किसी इंसान को अगर क्रय मूल्य पे ही छूट दे देगा तो उसको तो हानि हो जाएगा। इस वजह से जो भी छूट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। देखिए डिस्काउंट यानी जो छूट दे रहा है वो कितने का दे रहा है, 15% का, यानी कि 100x का अगर हम लोग 15% निकाल दे प्रतिशत को, तो यानी कितने का छूट दे रहा है, 15x का क्या हो जा रहा है, छूट दे रहा है। तो जो एक्चुअल में विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा, देखिए अंकित मूल्य कितना है 100x माइनस छूट कितना है 15x का, तो यानी कि आपका जो 85x आया वो कितना आया, विक्रय मूल्य आया कि नहीं आया। देखिए क्रय मूल्य 75x आया, विक्रय मूल्य आपका 85x। इस दशा में देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमेशा क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो इस दशा में आपका लाभ आया और ये लाभ कितना हो गया 85x माइनस 75x, यानी कि आपको 10x का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब परसेंटेज लाभ या प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए प्रतिशत लाभ, इसका फॉर्मूला होता है आपका लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लगा लीजिए लाभ कितना है, हमको 10x का लाभ है, क्रय मूल्य कितना था 75x और इंटू 100। तो देख लीजिए काट दीजिए, 25 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में, x से x कट गया, यानी कि जो आपका क्या हुआ, जो आपका प्रतिशत लाभ आया वो कितना आया, देखिए 10 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 40/3, मतलब भाग दे देंगे तो 13.33% के लगभग आएगा। तो यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। हमेशा भी इस तरह का दे तो 100x लेके मानिए, इससे क्या होता है ना कि मतलब प्रतिशत में निकालने में आसानी होती है। भाई अगर x लेंगे तो 0.75 आएगा, फिर दशमलव का उससे कठिनाई होती है गुणा भाग करने में, ऐसे रहता है तो सीधा सीधा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग भी एग्जाम में सॉल्व करिए, प्रैक्टिस में भी लीजिएगा अपने, तो हमेशा 100x ही लेकर करिएगा, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी, इससे प्रतिशत दोस्तों में आसानी होती है। घटाना हुआ बढ़ाना हुआ तो डायरेक्ट जितना वैल्यू दिया रहता है उतना ही क्या कर लीजिए आप लोग, घटा लीजिए बढ़ा लीजिए, या जितना रहता है एग्जैक्ट आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 13,400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 2,680 रुपए है, ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए इस आसान सा क्वेश्चन है, हमारा जो प्रिंसिपल है या मूलधन है वो कितना है 13,400 रुपए, टाइम है वो कितना है 4 साल। ठीक है, ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 2680 मतलब, और एसआई का फॉर्मूला हमसे पूछा क्या, दर पूछा है यानी रेट पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बट्टे 100। जो जो दिया है, दिया कितना है 2680 रुपए ब्याज है, मूलधन कितना है 13,400 है, रेट हमसे पूछा है, टाइम 4 है, डिवाइड बाई 100। बस ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। देखिए 134 268 दुगने बार में है, तो ये पूरा पूरा 2 बार में, जीरो है तो 20 बार में कट गया। ठीक है, यहां से आप 4 से काटिए तो 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, यानी जो रेट आया वो कितना आ गया आपका 5%। सीधा सीधा है, आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कोई एक क्या है आपका सम चतुर्भुज है, क्या है कोई एक
सम चतुर्भुज है, इसके आसन्न कोण का जो है वो 3:6 के अनुपात में है। तो बताना है सम चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है कि कोई एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो पर एंगल 90 डिग्री ना हो। जो जैसे ये अगर हम लोग चारों भुजा बराबर करके अगर एंगल 90 डिग्री कर देंगे तब तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज में जो चारों कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, केवल भुजाएं चारों क्या होती हैं, बराबर होती है। तो सपोज कर लीजिए कुछ इस टाइप का हमारा समचतुर्भुज बन रहा है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, आपकी बराबर है। ठीक है, चलिए आसन्न कोण दिया है। अब देखिए आसन्न कोण का मतलब क्या होता है कि पास के दोनों कोण, ये कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों पास पास के कोण है, इन्हीं दोनों कोणों को क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के आसन्न कोण है। अब दिया कि इसमें जो कोणों का अनुपात है वो कितना है, 3:6 है। ठीक है, तो देखिए आसन्न कोण यहाँ पे एग्जैक्ट दिया नहीं, तो मान लीजिए ये जो छोटा वाला है एक ये बड़ा वाला है, तो छोटा वाले कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, 3x, और जो बड़ा वाला है उसको कितना मान लीजिए, 6x मान लीजिए। अब देखिए किसी भी समांतर चतुर्भुज, कोई सी भी समानांतर चतुर्भुज हो, उसमें क्या होता है, जो दो आसन्न कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, किसी भी, देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, कोई भी आपका समांतर चतुर्भुज है, कौन सा है, कोई समांतर या समचतुर्भुज है, कौन सा, समांतर या समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, किसका, आसन्न कोणों का योग कितना होता है हमेशा, आसन्न कोणों का योग ये आपका होता है हमेशा 180 डिग्री। ये योग कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए पहला कोण कितना है आपका 3x है, दूसरा कोण है 6x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के, यानी 6×3 9x, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमसे छोटा वाला कोण पूछा है तो 3x का वैल्यू निकालना है, तो 3 से क्या कर लीजिए, दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से आपका 3x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी जो छोटा वाला कोण होगा वो कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट आंसर। इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। ये क्या आप x का वैल्यू निकाल के फिर 3, देखिए यहाँ पे हम एक शॉर्ट स्टेप कर लिए, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिए। आप चाहिए तो यहाँ पे 9 से एक बार डिवाइड करिए, x का वैल्यू 20 डिग्री आएगा, 20 में फिर 3 से गुणा करेंगे 60 डिग्री। तो ऐसे क्या होता है, 2 स्टेप बढ़ता है, उन दोनों स्टेप को खत्म करके सीधे एक कर लिए। ये सब स्मार्ट अप्रोच होता है एग्जाम में टाइम बचाने का, ठीक है। इसी तरह जैसे 3x का वैल्यू निकालना है, देख लीजिए दोनों साइड 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से इधर डिवाइड कर लीजिए, 3 से इधर कर लीजिए, आराम से 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोई परीक्षा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कोई विद्यार्थी उसको कुल अंकों का 50% प्राप्त करना होता है। जैसे आप अभी देखिए इसी ग्रुप डी या रेलवे किसी भी एग्जाम में दे दिया है ना कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% होना चाहिए, किसी कैटेगरी में 35%, किसी में 30% किया है ना, उसी टाइप का है कि कोई एक परीक्षा हो रहा है, इसमें किसी भी विद्यार्थी को पास होने के लिए मिनिमम उसको 50% अंक प्राप्त करना होगा। तो इसमें देखिए 2 पेपर वाली परीक्षा में, यानी कोई पेपर 2 हो रहा है, यानी मान लीजिए एक पेपर 1 है उसका और एक दूसरा पेपर 2 है। पेपर 1 वाली परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में, यानी जो पहला पेपर है वो कितना है 200 मार्क का, उसमें 40% अंक प्राप्त किया, यानी 200 मार्क वाले में कितना प्राप्त किया 40%। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में, यानी जो दूसरा वाला पेपर है वो कितने का है हमारा 150 का, उसमें पूछ रहा है कि दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, यानी दूसरे वाले में कितना अंक उसको प्राप्त करना चाहिए, वही बताना है। तो लगा लीजिए, देखिए क्या होगा, जो देखिए पहला पेपर है 200 मार्क का, दूसरा है 150 मार्क का, तो टोटल मार्क कितने हो गए, उसके टोटल मार्क कितना होगा जोड़ दीजिए, तो 0, 5 और 300। देखिए टोटल मार्क कितना है 350 नंबर का पेपर है, और पास होने के लिए कितना चाहिए 50%, तो 350 का ही 50% क्या कर लिया आप निकाल लीजिए, तो 350 का 50% मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 175, यानी कि 175 मार्क उस छात्र या 175 अंक उस छात्र को मिनिमम चाहिए पेपर में पास होने के लिए। अब देखिए
पहले वाले परीक्षा में उसने कितना पाया, 200 अंकों वाले में 40%। 200 अंक का 40% आप निकाल लीजिए, तो 200 का 40% अगर आप निकालेंगे तो देखिए 200 गुणे 40 और प्रतिशत का निशान हटता है तो नीचे 100, तो ये कट जाएगा। 40 दूना 80 मार्क, यानी पहले वाले पेपर में उसने पाया है 80 मार्क। तो दूसरे वाले में उसको कितना नंबर चाहिए, तो 175 में से 80 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 5, 17 में से 8 गया 9, यानी कि 95 नंबर उसको चाहिए दूसरे वाले पेपर में। अब हमसे पूछा है नंबर नहीं, कितना प्रतिशत, तो निकाल लीजिए। तो 95 मार्क दूसरे पेपर में चाहिए, 150 और प्रतिशत निकालना है तो 100 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, 2 बार में 50 दूना 100, 50 नहीं है 300। 95 का 2 में गुणा करेंगे तो 190/3 भाग दीजिए, तो 3 छके 18, 1 0, 3 मतलब 3 त्रिक के 9, फिर एक शेष बचेगा 0.33%, यानी कि उसको न्यूनतम 63.33% चाहिए। तो ऑप्शन में यही 64%, यानी उसको 64% अगर नंबर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 125 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 है और a प्लस बी बराबर 5 है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिया क्या है हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर दिया है 25, ठीक है, और साथ में है a प्लस बी बराबर कितना है 5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो एक होता है a माइनस बी, ये होता है a प्लस बी। ये किसके बराबर है, हमारा 25 के बराबर है। तो a माइनस बी का वैल्यू और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, गुणे 5, ये किसके बराबर हो जाएगा 25 के। तो देखिए a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, हमें 5 मिल गया। अब चलिए यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए क्या हमें दिया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर है 125 के। यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो वो किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में होता है हमारा a माइनस बी, दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया है हमें, 125 के बराबर दिया। देखिए a माइनस बी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना आया हमारा 5, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 गुणे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 125 के, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा किसका वैल्यू, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 5 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया वैल्यू 25, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। केवल इसमें क्या था, फॉर्मूला लगाना था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याओं का योग 60 है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 60 है, और यदि उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः कितना है 12 और 72 है, तो बताना कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। ठीक, मान लीजिए दो संख्याएं a है, एक a है और एक b है, दिया कि इनका जो योग है यानी a प्लस b है, इसका वैल्यू कितना दिया है 60, और एलसीएम ऑफ ए बी यानी a और b का एलसीएम कितना दिया है, वो 72 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ वो कितना दिया है आपका, वो दिया है आपका 12। ठीक है, तो हमसे पूछा है इनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी व्युत्क्रम कितना होगा 1/a प्लस 1/b। तो देखिए ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, जब भी कोई संख्या जैसे 1/a प्लस 1/b या ऐसे होता है तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं एलसीएम ऑफ ए बी लिखते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या आता है फिर एलसीएम वाले में क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए एलसीएम ऑफ ए बी का कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए बी ही अगर कुछ नहीं रहता है तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या कर देते हैं आपस में गुणाई कर देते हैं ना, यही करते हैं। चलिए वही चीज हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, तो 1/a प्लस 1/b के केस में क्या आ जाएगा नीचे, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं एलसीएम ए बी आएगा। अगर एलसीएम ए बी आएगा तो एक यहाँ से आपका हो जाएगा b और प्लस ए। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या, नीचे एलसीएम ए बी ये चीज दिया ही है,
तो लगा लीजिए। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 60 और ए बी एलसीएम कितना है 72, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5/6, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर संख्याओं को भी निकालना हो तो आप लोग मान के निकाल सकते हैं कि जैसे दो संख्याओं का एचसीएम 12 है और एलसीएम आपका 72 है, तो मान लीजिए पहली संख्या ये एक मतलब एक है या कुछ भी करके, तो फिर दोनों का योग 60 के बराबर करके एलसीएम 60 एचसीएफ 12 एलसीएम 72 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 36 और 24 आएगा। 36 और 24 का एलसीएम 72 हो जाएगा, एचसीएफ 12 हो जाएगा, दोनों का योग 60 है, गुणा करके सॉल्व करेंगे तो 5/6 आता है। ठीक है, उसी तरह सॉल्व कर लीजिए। ये भी आसान तरीका है, इसी तरह भी कर लीजिए सीधे 1/a प्लस 1/b, नीचे ए बी लिखे ऊपर a प्लस बी लिखे। ए बी दिया है आपका, कितना दिया है एलसीएम, नीचे एलसीएम ही लेते हैं तो एलसीएम 72 हो जाएगा, दोनों का योग ऊपर होगा योग 60, 60/72 कर लीजिए तो 5/6 उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 10 और 15 देगी। तो मान लीजिए पहली संख्या कितनी है 155, दूसरी कितनी है 260, तीसरी कितनी है 315। पहले वाले में से शेष कितना बच रहा है 5, यानी एग्जैक्ट संख्या को विभाजित कितना करेगा 150। दूसरे वाले में शेष कितना बच रहा है 10, यानी एग्जैक्ट संख्या को विभाजित कितने करेगा 250। तीसरे वाले को विभाजित करने पे 15 आ रहा है, यानी कि 300। यानी कि ये तीनों संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी इन तीनों को जो बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करेगी वो कौन सी होगी, इन तीनों का जो महत्तम समापवर्तक आएगा वही इन तीनों को विभाजित करेगा। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे 3 × 50 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 50 से सब में भाग जा रहा है तो 3 × 50 कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए 250 के लिए आपको क्या लिखना होगा 5 × 50, इसके लिए क्या लिखना होगा 6 × 50। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है 50 से तीनों में क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 50, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 50 50 ही वह संख्या होगी जिसे विभाजित करने पे 5, 10 और 15 शेष आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 180 भागे 2 के पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20 का मान किसके बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए। तो 180 यहाँ पे कौन सा लगता है बॉड मास, कौन सा नियम बॉड मास का नियम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट या कोष्टक, ओ मतलब आप या हिंदी में का लिखा होता है, डी का मतलब डिवीजन या भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन या गुणा, ए का मतलब एडिशन या जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन या घटाना। ठीक है, लगा लीजिए यहाँ पे। तो 180 भागे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में देखिए 2 के पावर 3 है यानी 2 का क्यूब, और इसके बराबर होता है 8 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। ठीक है, तो 180 भागे देखिए यहाँ पे 9 8 17 और एक ये 18 हो गया प्लस 37 माइनस 20। अब देखिए 180 में 18 से भाग देंगे तो कितना होगा आपका 10 भाग में 10 प्लस 37 माइनस 20, यानी 37 10 47 और माइनस 20 27। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज के कोण 2x 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12 है, तो बताना है कि जो त्रिभुज है इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के किन्हीं तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए 2x है प्लस 3x माइनस 8 है प्लस 5x माइनस 12, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 180 डिग्री के। तो देखिए जोड़ेंगे तो 3x प्लस 2x 5x 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 10x माइनस ये देखिए 8 माइनस माइनस 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा आपका 180 के। तो देखिए 10x बराबर हो जाएगा 180 और ये 20 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर 200। तो x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, यानी तीनों कोण कितना हो जाएगा, पहला कोण है हमारा कितना
2x यानी कि 2 गुणे 20, ये किसके बराबर बन गया आपका, ये हो गया आपका 40 डिग्री। दूसरा सबसे बड़ा हमसे पूछा है ना, सबसे बड़ा निकालने के लिए दूसरा कितना है 3x माइनस 8 यानी 3 गुणे 20 माइनस 8, तो 20 3 60 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री। अब तीसरा कितना है 5x माइनस 12 यानी कि हो जाएगा ये हमारा 5 गुणे 20 माइनस 12, तो देखिए 20 पंजे 100 और 100 में से 12 घटाएंगे तो ये 88 डिग्री। सबसे बड़ा कौन सा है 88 डिग्री, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर किसी को कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक का ही वीडियो चाहिए कि हमें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको टॉपिक वाइज भी मैथ क्वेश्चन कराएंगे जाएंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस से अब आज से लगातार चलता रहेगा, तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।